हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक है मैं आपको 2 स्टेप में समझाऊंगा। हाफ पॉइंट में मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सप्लेनेशन व्हाइट बोर्ड पे करूंगा और कुछ मैं आपको स्क्रीन पे मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ डेमो बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक मतलब सर्च करने वाली टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ एनालिटिकल टेक्निक in which molecules are separated on the basis of their charge। ठीक है, देखिए it is an analytical technique in which molecule is separated on the basis of its electric charge। For example, DNA, RNA, protein, etc. Okay, now sir, just see this definition. What is electrophoresis? Electrophoresis is an analytical technique. Analytical technique means a technique in which we are doing analysis. ऐसी टेक्निक जिसमें हम कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से देखिए एक बार, इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। कौन सी टेक्निक है? एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। कौन से बेस पे? अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। फॉर एग्जांपल हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, हम आरएनए को सेपरेट करते हैं, हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। नाउ वी नो दैट देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ चार्जेस, लाइक अ cationic charge। Yes, first one is cationic charge which is positive charge, and second one is anionic charge which is considered as negative charge। So now we know that all the molecules means all the chemical molecules are basically having a 2 type of charges। They may have a third one also which is we call neutral charge। So actually electrophoresis is based on electrical field or electrical charge of that molecule। We know that positive charge molecule always travel towards negative charge molecule and negative charge molecule always move towards positive charge molecule। Means the molecule which is having positive charge is a cationic in a nature and it will move towards the anode। From cathode it will move towards anode, means from positive charge it will move towards negative charge, and the molecule which is truly containing a negative charge it will move from anode to cathode, means from negative charge to positive charge। And when the molecule is having neutral charge then it will not move anywhere, neither towards cathode nor towards anode, neither towards positive charge nor towards negative charge, it will remain at this center। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक होते हैं कटायनिक चार्ज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है अनायनिक चार्ज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक होता है तीसरे न्यूट्रल चार्ज वाले। तो जो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कटायनिक चार्ज,
वो कैथोड से एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अनायनिक चार्ज होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, मतलब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं। और जो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब जिसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, ना ही कैथोड ना ही एनोड, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो वो सेंटर पे ही रहते हैं, वो कौन सी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कर रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ठीक है। तो याद है हमें कि हमने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक डीएनए की जीन सर्च करनी थी। मान लो अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें डीएनए की एक स्पेसिफिक जीन्स चाहिए। कौन सी जीन चाहिए, वो इंसुलिन की, जिसे हम कहेंगे डिजायर्ड जीन, जिसे हमें किसके अंदर ट्रांसफर करना है, प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास एक डोनर सेल है, दिस इज यू हैव डोनर सेल, and now inside the donor cell this is our DNA is present, and we have to separate the you can say insulin gene from donor। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए को बाहर निकालेंगे, मतलब समझ लो ये हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया, and after removing the DNA out from the donor cell what we will do, we will cut this DNA with the help of you can say DNA with the help of which enzyme, restriction endonuclease enzyme। So now suppose we have got cut, but we have cutted several times। See, our DNA is too much large in size, so in a single cut you can't found your interested gene, that by doing a single cut only you will get your interested gene। ये तो सही है, हमारा डीएनए काफी लंबा डीएनए, और लंबा डीएनए काफी बड़ा डीएनए होने के कारण इस डीएनए में एक बार कट करने से ही आपको आपकी इंटरेस्टेड जीन, इंसुलिन जीन नहीं मिल जाएगी, आपको काफी सारे कट करने पड़ेंगे। तो ठीक है, आपने काफी सारे कट कर दिए, यू हैव डन मेनी कटिंग इन द डीएनए, आपने काफी सारे कट तो कर लिए। अभी आपको उन डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करोगे, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब जिसके अंदर एसिड भरा है, अगर एसिड भरा है तो उसका चार्ज कौन सा होगा, उसका पीएच होगा एसिडिक और चार्ज होगा नेगेटिव, मतलब अनायनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब आप डीएनए को अनायनिक चार्ज के तरफ रखोगे तो वो कटायनिक चार्ज के तरफ जाएगा, मतलब अगर आप डीएनए को एनोड की तरफ रखोगे तो कैथोड की तरफ जाएगा। जो कैंडिडेट बीएससी, एमएससी, गेट, पेट, आईआईटी, जेम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ी इजी होगा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं देखा है, इसके लिए मैं आपको एक रो डायग्राम क्रिएट करके बता रहा हूँ और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है, एक एक्रिलिक मटेरियल होता है, वैसे एक्रिलिक मटेरियल की एक मशीन बनी हुई होती है। मान लो ये आपके पास एक एक्रिलिक मटेरियल की मशीन है। एक्रिलिक मटेरियल भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए एक स्क्वायर एक प्लेट है आपके सामने, स्क्वायर एक प्लेट है आपके पास, उस प्लेट में आपको डीएनए को सेपरेट करना है। तो अगर आप उस प्लेट में डीएनए को सेपरेट करना है आपको, तो आप उस प्लेट में वाटर नहीं डालोगे, आप उस प्लेट में जेल डालोगे। तो जेल कौन सा यूज करेंगे हम जेल यूज करेंगे अगारोस जेल। अब आपको पता है कि जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, यस, when we wanted to separate the DNA molecule according to the charge of DNA molecule, we will take one acrylic plate. But if you are not understanding what is acrylic plate, I will show you in the my demo lecture. I mean to say, when I will show you this electrophoresis on the computer screen, that time I will show you what is basically this acrylic plate. So just imagine that this is one square plate, okay, which is basically round up from all the sides, so that nothing should go outside. मतलब कोई भी चीज गिरनी नहीं चाहिए। तो एक ऐसे राउंडेड प्लेट वाली एक प्लेट है, आप समझ लीजिए ऐसी होगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की ये प्लेट हो, ऐसी दिखेगी हमें प्लेट। अभी मान लो आप सिंपली, मुझे एनोड कैथोड भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ।
तो हमें क्या करना है, इस प्लेट के अंदर एक जेल ऐड करना है। उस जेल का नाम होगा अगारोस जेल। हम जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम जेल यूज करते हैं, ठीक है, एमएस मीडियम, मुराशिक एंड स्कूब मीडियम। यहाँ पे हम अगारोस जेल यूज करेंगे। जब हम टिश्यू कल्चर में मुराशिक और स्कूब मीडियम को जेल में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसमें जो जेल डालते हैं वो होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है अगार अगार पाउडर, जो रेड एल्गी में से मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है अगारोस जेल। ये जनरली सी वीड में से, बेसिकली कुछ वीड प्लांट्स होते हैं उसमें से सी वीड्स में से पाया जाता है, ठीक है। अगार अगार पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, अगारोस जेल ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड, लेकिन इनका काम नियर अबाउट एक जैसा ही है। तो हमें क्या करना है, लाइक आई टेल यू, in this basically container we will take 100 ml of water, okay, and we will take 3 gram of agarose gel. Got it? 100 ml of water and 3 gram of agarose gel. Are you able to see this one? Yes. So 100 ml of you can say water and 3 gram of agarose powder. Just put this in this container. You can use a flask, beaker, that doesn't matter. After that heat it slightly. आप तब तक हीट करो जब तक अगारोस जेल इसमें पूरा डाइल्यूट नहीं हो जाता। जैसे ही अगारोस जेल इसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा, आप पूरा का पूरा लिक्विड इसके अंदर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे और आधे घंटे के बाद ये पूरा लिक्विड पूरा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, पूरी कौन सी जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी अगारोस जेल। तो ये क्या था, सबसे पहले हमने क्या लिया, 100 ml ऑफ वाटर एंड 3 ग्राम ऑफ, सॉरी अगारोस जेल नहीं, हम लेंगे अगारोस पाउडर, ठीक है। हम जब अगारोस पाउडर लेंगे तो उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन यू विल टेक अ 3 ग्राम ऑफ you can say agarose powder in 100 ml of water, and when you will heat this either using a flask or beaker, so you have to heat until the total agarose powder get fully melt, or you can say dissolve. After that the hotted liquid of, you can say, agarose gel, just put in this container. Yes, this is called electrophoresis apparatus. Okay, in this electrophoresis apparatus there is a negative side at one corner, positive side at another corner, and central one is plus minus, means indicated by neutral charge. Okay, now just imagine this totally becomes a gel. और जेल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डीएनए को, जो आपने यहाँ पे डीएनए निकाला हुआ था और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया हुआ था, तो कटेड पोर्शन जो होंगे आपको डीएनए को एक पिपेट में लेने। आप जब कॉलेज में यूज करते हो 11-12 के स्टूडेंट, तो कॉलेज में आप जो पिपेट यूज करते हो वो होता है बेसिकली ग्लास पिपेट। लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक प्लास्टिक की माइक्रो पिपेट होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो पिपेट। उसमें मेजरिंग जो होता है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट होता है। ग्लास में हम सबसे जो छोटी होती है वो 1 ml होती है, लेकिन इसमें जो होती है वो 0.1 के भी 100 टाइम नीचे भी काउंट कर सकते हो, माइक्रो मिली ml में, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये डीएनए सैंपल लेना है और यहाँ पे हमें प्लेस कर देना है। और प्लेस कर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ वायर होगी और वो वायर को हम बेसिकली क्या कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे लाइट को। और जैसे ही लाइट स्विच ऑन होगी, इस जेल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोट होगा, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के थ्रू हमारा डीएनए आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हमारा डीएनए आगे की तरफ मूव करेगा। डीएनए के पास चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए कौन से साइड मूव करेगा, पॉजिटिव साइड मूव करेगा। अगर हम डीएनए की जगह पर आरएनए प्लेस करते हैं तो आरएनए भी कैसे करेगा, वैसे, बिकॉज आरएनए इज आल्सो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर जो न्यूक्लिक एसिड है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव साइड जाएगा, क्योंकि उनका खुद का चार्ज नेगेटिव है। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर एक प्रोटीन में 10 अमाइनो एसिड और सभी के सभी नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोटीन में 8 अमाइनो एसिड और 8 के 8 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो वो नेगेटिव साइड जाएगा।
अगर एक प्रोटीन में 15 या तो 10 अमीनो एसिड है, 5 नेगेटिव चार्ज वाले 5 पॉजिटिव वाले, तो उस प्रोटीन का चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल। तो उस प्रोटीन को अगर आप सेंटर पे रखोगे तो वो कौन सी साइड नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई चीज़ का कोई मॉलिक्यूल का चार्ज डिसाइड करना है कि इसका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको उस चीज़ को सेंटर पे रख देना चाहिए। अगर वो नेगेटिव साइड जाती है तो इसका मतलब है उसका खुद का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तभी वो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में गई। और अगर वो पॉजिटिव साइड जाती है तो उसका खुद का चार्ज है यस नेगेटिव, क्योंकि तभी वो पॉजिटिव साइड जाती है। सो सिंपल लॉजिक इज दैट इन अ इलेक्ट्रोफोरेसिस यू कैन से apparatus, after putting agar gel we have to transfer the DNA and we have to put the DNA in a several segment. हम 2-3 जगह पे हम DNA को प्लेस करते हैं and after that we have to start this light. It's actually working on the electricity. There is a wire which we have to plug into the fuse and then start the switch button. Once you switch on, electric current will pass through this stream of gel, and once it pass through the stream of gel, basically what happen? When it pass through the stream of gel, this molecule which you have loaded, it will move towards opposite charge. Now we have loaded DNA have a negative charge, it will move towards positive. And if we load RNA also having negative charge, it will also move towards positive. But if we load protein, so depending on which type of amino acid present in the protein will move towards particular direction, either positive or negative. So this is what the basic things. ओके, सो जैसे हमें पता है डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो डीएनए आगे की तरफ जाएगा। तो देखिए आपको कुछ ऐसे लाइनिंग्स दिखेंगी, ठीक है, ऐसे कुछ लाइनिंग्स दिखेंगी। जितना डीएनए का साइज पतला होगा इतना ही स्पीड में आगे जाएगा, ठीक है। इफ द साइज ऑफ अ डीएनए इज यू कैन से थिन, as much as it is more and more thin, it will move faster and run more up to the long period of time. Yes, और कुछ टाइम के बाद आपको ये डीएनए के ऊपर लाइनिंग दिखेंगी। एक चीज याद रखिए आप, जब आपने ऑलमोस्ट अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में ये लिखा हुआ है कि आपको 1 आवर तक बेसिकली लाइट सप्लाई करनी है, तो 1 आवर के बाद आपको यहाँ पे जेल के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। बेसिक दिखेगा तो कुछ कलर के, ऑरेंज कलर के लाइनिंग दिखेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, इस जेल के ऊपर एक केमिकल डालना है और उस केमिकल को हम कहेंगे, that chemical is called ethidium bromide। अब क्या करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे। अभी स्टेन तो सबको पता होगा बायोलॉजी वालों को। When we are observing any object on the slide in the microscope, that time we are staining, because biological things are basically the transparent and we have to stain it just to observe it clearly. Same way इस जेल के ऊपर जो ये डीएनए के बैंड्स आए हुए हैं, हम क्या कहते हैं इनको, वी आर कॉलिंग इट एज अ डीएनए बैंड्स। ये क्या है, ये है डीएनए बैंड्स। हमने क्या किया था, हमने डीएनए को कट किया था, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि हम डीएनए को सेपरेट कर सके। और डीएनए को हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उस डीएनए में से हमारी इंटरेस्टेड जीन सेपरेट कर सके। व्हाई वी आर डूइंग दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, we have cutted the DNA by the restriction endonuclease enzyme, then we have placed the DNA on electrophoresis just to separate the DNA from the mixed solution or mixed sample. Why we are doing this, just to get our particular interested gene, that is called insulin gene। और जब हमें इंसुलिन जीन मिल जाएगी तो हम उसे किस में ट्रांसफर करेंगे, यस कम ऑन, वेक्टर में। ताकि वेक्टर मतलब प्लाज्मिड में जब जीन्स आ जाएगी तो प्लाज्मिड क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। यही तो है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम जब इथिडियम ब्रोमाइड ये केमिकल डालेंगे और इस जेल को स्टेन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमें इस जेल को यूवी लाइट में देखना है। वी हैव टू ऑब्जर्व इट, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस कंप्लीट जेल इन अ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, by after staining by what, इथिडियम ब्रोमाइड। जब हम इस जेल को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर लेंगे और स्टेन करने के बाद हमें इस पूरे के पूरे जेल को यूवी लाइट के अंदर देखना है। और यूवी लाइट में हम जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें डीएनए के बैंड्स दिखेंगे। क्लियर है, हमें डीएनए के
बैंड्स दिखेंगे, और बैंड्स दिखने के बाद मान लो अगर हमें ऐसे कुछ बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं, कुछ ही बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, मान लो इतने बैंड्स दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या है, ये सभी के सभी डीएनए, और हमें डीएनए को वहां से उठाना है, जेल में से रिमूव करना है। तो हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, वी विल डू वन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय इल्यूशन? Elution means removal of DNA from the agarose gel after observing in a UV light। जब हम DNA को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर DNA को देख लेते हैं अगारोस जेल के ऊपर, तब हम उस DNA को वहां से रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। सो थैंक यू सो मच। यहीं तक था हमारा वीडियो, और अब हम इस वीडियो में आगे चल के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मैंने यहाँ पे बताया वही मैं वहाँ पे 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस की वो मशीन और वो सब एपरेटस देख के आपको इजीली समझ जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट आपको समझ ही गया होगा यहाँ पे तो, लेकिन वहाँ पे और अच्छा समझ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आप, ये है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन। इस मशीन में ये है जेल टैंक, यहाँ पे हम अगारोस जेल डालते हैं, और ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बैटरी से भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्लग भी कर सकते हो। एक्चुअली डायरेक्ट प्लग करने के लिए आपको ये जो मोटर है, इस मोटर को आपको प्लग करना पड़ेगा, और इस मोटर से आप ये एनोड कैथोड वायरिंग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एनोड है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये कैथोड है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एनोड कैथोड वाली सिस्टम हो गई, और मैं आपको कुछ डायग्राम्स बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। ये देखिए, ये एक्चुअली ये डायग्राम मतलब ये इमेज बनाई हुई है, और लेकिन ये ओरिजिनल है, ये कोई लेबोरेटरी का फोटो होगा, मैंने तो गूगल में से सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस मोटर में ये रेड कलर की कैथोड लगाई हुई है, ब्लैक कलर की एनोड लगाई हुई है। और मैं आपको जो बोल रहा था एक्रिलिक की मशीन आती है, ये एक्रिलिक मशीन है, ठीक है। ये प्लास्टिक नहीं होता है, ये कांच भी नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है, एक एक्रिलिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये एक्रिलिक मटेरियल की ये स्क्वायर में एक प्लेट होती है, जो जैसे हम खाना खाते हैं वो प्लेट होती है, जिसमें बाहर कुछ न गिरे, ऐसे ही ये चारों तरफ से ये कवर्ड अप होती है, और इसके अंदर हम जेल डालते हैं, अगारोस जेल। तो अगारोस जेल बनाने के लिए हमें 3 ग्राम बेसिकली अगारोस पाउडर चाहिए, और 100 ml वाटर चाहिए। इसे आप फ्लास्क या तो बीकर में गर्म कर लो, और आफ्टर मेकिंग अ हॉट, गर्म करने के बाद आप उसे डायरेक्टली इसमें डाल दो, तो ये पूरा का पूरा जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट हाफ आवर के बाद। और ये पूरी की पूरी असेंबली है, ये अगारोस जेल की मतलब असेंबली कहो या तो किट कहो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं कॉम्ब। कॉम्ब, यस कॉम्ब। ये कॉम्ब क्यों यूज करते हैं? जब हम अगारोस जेल मतलब ये अगारोस लिक्विड हम इसमें डालते हैं, तो ये कॉम्ब यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि जब ये सॉलिड में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो अब हम इस कॉम्ब को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ गैप बन जाएंगे, और इस गैप के अंदर हम बेसिकली अपना सैंपल डालेंगे, डीएनए सैंपल, आरएनए सैंपल या प्रोटीन जो भी हो, ठीक है। तो ये देखिए ये पिपेट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो पिपेट के ऊपर ये माइक्रो पिपेट के नीचे ये लगाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं पिपेट्स, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफोरेस की असेंबली है, सेम है। ये देखिए ये जनरल एक बोतल में मतलब जो अगारोस लिक्विड है उसे गर्म किया हुआ है, और उसे डायरेक्टली असेंबली में डाल रहे हैं, और ऊपर से बफर सॉल्यूशन भी हम ऐड कर सकते हैं, एडेड टू दी टैंक। बफर सॉल्यूशन क्यों? ताकि उसका पीएच मेंटेन रहे। यहाँ पे देखिए बफर सॉल्यूशन, इनकी सबकी एक लाइन होती है, बफर सॉल्यूशन यहाँ तक होना चाहिए, अगारोस जेल यहाँ तक होने चाहिए। ये देखिए ये कॉम्ब है, ठीक है, मतलब ये कॉम्ब नहीं है, कॉम्ब यहाँ पे है। तो जैसे हम ये कॉम्ब निकालते हैं तो कुछ इस कदर ये लाइनिंग बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें सैंपल लोड करना होता है। ये देखिए सैंपल लोड किया जा रहा है, ऐसे सैंपल लोड करते हैं हम, ये भी सैंपल लोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैथोड एनोड वायरिंग लगाते हैं, ये भी सैंपल लोड हो रही है। देखिए यहाँ पे आप गैप दिख रहा है आपको, सो यहाँ से कॉम निकालते हैं और हम सैंपल लोड करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने आपको फाइनली कहा था, जब हम डीएनए को बेसिकली
स्टेन करते हैं केमिकल से, जैसे हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद हमें उसे यूवी लाइट में देखना होता है। तो नीचे यूवी लाइट चल रही है ये वाली, और उसके ऊपर ये डायरेक्टली जेल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं हमें लाइटिंग ये वाली, ये है डीएनए बैंड्स। अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम रिमूव करने के लिए प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस होती है इससे डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जाता। इसे रिमूव करने के लिए हमें जैसे देखिए इथिडियम ब्रोमाइड में हमें डीएनए दिख रहा है, ठीक है। डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन की मदद से दिख रहा है। अब इस स्टेन की मदद से ये डीएनए तो दिख रहा है, यूवी लाइट के अंदर हम उसके बैंड्स भी देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमें डीएनए को सेपरेट करना हो तो सेपरेट इजीली ऐसे ही नहीं सेपरेट होता। सेपरेट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और उनमें से एक टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको तभी भी मैंने कहा था, अगर आप गेस कर सको माइंड में तो क्या थी वो टेक्निक। दैट टेक्निक वाज कॉल्ड एज अ इल्यूशन। व्हाट? इल्यूशन। क्या मतलब था? रिमूवल ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द जेल, इट इज कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम दी, or you can say extraction of DNA from the gel, it is called इल्यूशन। तो ये भी देखिए ये भी डीएनए के बैंड्स ही हैं, नीचे बेसिकली यूवी लाइट है, और ये भी देखिए ये सब ये डीएनए के बैंड्स हैं। ये वाले दिख रहे हैं आप, यहाँ पे डीएनए के सैंपल रखे गए थे और उसके बाद ये डीएनए आगे चल रहा है। जो जितना ज़्यादा थीन होगा डीएनए वो इतना स्पीड में भागेगा, ये मैंने आपको थियरी के टाइम पे भी बताया हुआ था, ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार फिर से बता देता हूँ। दिस इज असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज द रियल कंटेनर, real electrophoresis apparatus. This is a neither you can say plastic, this is not even glass, this is one acrylic material, you can say more plastic looking like material. At one side there is a red color wire is cathode positive and black color wire is anode, which is connected to this motor, and this motor can be connected to directly light. In this assembly we have to put the agarose, you can say agarose powder, and you can say water we have to boil, and once it is agarose powder is totally boiling the water, we have to put this water into this electrophoresis apparatus. So after getting cool it will look a gel. This is the complete electrophoresis assembly, in which we have this pipette which can be loaded by the micro pipette. I'll show you micro pipette. So this is the micro, these are the pipettes, yes, and this is called micro pipette. So this is the buffer, and these are some things which we can load. This is called as a comb. मैंने आपको हिंदी में अभी समझाया था. This is called comb. What is the purpose of comb? Like see here, there was a comb must be placed before the process. So when you are putting a comb, then liquid when it is getting turned into the gel, you have to remove this comb, and once you remove this comb there will be some gaps where you can put the DNA sample. Here all the colors are shown. This indicates that before turning into the gel, comb was there, and after removing comb some gap was there, and that gap was used for the purpose of filling the sample. These were the sample which was added inside this. It should not change their pH, therefore buffer is also added. This is the same assembly. This is same where we are putting a buffer at the bottom. This is the means in this assembly buffers level and gel level both are basically systematically shown, that how much quantity of wood should be there. Here you can see these are the vial, these are actually sorry well in which we are putting our sample. Like suppose you load the DNA sample, so after supplying electricity and DNA run like that way in the electric field. This is the well in which we are filling the sample. I mean to say those persons filling sample. Here all this micropipette is containing same sample. Here also, here you can see they are putting the sample in this region.
as I told you, after the DNA basically run on electrophoresis machine, we have to stain this gel by the chemical called ethidium bromide, which is one type of bluish color stain. Why we are using this bluish color stain? Because when we are observing this gel on a UV light, so UV light is kind of a fluorescence, green fluorescence. It will reflect the basically blue light, so this DNA will look like this, or slightly orangish color, or you can say fluorescence color like that. And when you want to remove this DNA from this gel, you have to do the process called elution. Okay, so this is again same thing. These are also same. Here you can see these are the you can say well where we are putting the DNA sample. So this is about the electrophoresis. Okay, so whatever I have explained you on the board, same thing I will explain here in a 5 minute. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड पे ऑलमोस्ट 20 मिनट में पूरा का पूरा पढ़ा दिया। फिर 5-7 मिनट मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी इंट्रोडक्शन करवा दिया, और पूरी उसकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो असेंबली थी, उसके जो एपरेटस थे, उन सब से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया और डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम आ गए एंड पे इस चैप्टर के, मतलब इस लेक्चर के। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया, व्हाई वी हैव डन इलेक्ट्रोफोरेसिस। We done the electrophoresis just to separate the particular form of particular segment of DNA, or you can say complete DNA from the mixed sample. हमने DNA के मिक्स सैंपल में से DNA का पर्टिकुलर पीस या तो मतलब पर्टिकुलर जीन्स को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ एनालिटिकल टेक्निक इन विच वी आर सेपरेटिंग the molecule on the basis of their electrical charge. We are separating almost DNA, RNA and protein according to their particular charge. The molecule which is having you can say negative charge move towards positive charge, and the molecule which have positive charge will move towards negative charge. Molecule which have a neutral charge which remain in the center of the cell in neutral charge. Neutral charge generally are called as a The molecule which are having neutral charge, they are also called as a isoelectric focusing point. मैं आपको दो चीजें बताना भूल गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी दो प्रकार होते हैं, केटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। आप समझ गए होंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे केटाफोरेसिस, और अगर हम नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एनाफोरेसिस। आई विल टेल यू एग्जांपल। When we are separating DNA and RNA molecule through electrophoresis, we are calling as a anaphoresis because DNA and RNA both are having negative charge. But histone protein, which is made by arginine and lysine amino acid, it is positive charge protein. So when we are loading this histone protein, we are calling as a cataphoresis because histone protein is having positive charge. So after you can say cutting by the restriction endonuclease, we got the DNA in test tube. We separate this DNA through the micropipette on electrophoresis by you can say agarose gel, and to observe that we have used ethidium bromide stain, and after staining we observed you can say bands of DNA on the agarose gel inside the UV light, and then we separate it out. So this was our video about electrophoresis. So thank you so much students for watching this video. If you have any doubt, I know that you are students, there are so many students those who are from the 12th standard, तो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कभी कॉलेज की लैब में नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर आपकी कॉलेज हायर स्टैंडर्ड से मतलब बीएससी एमएससी से भी जुड़ी है तो शायद आपने देखा होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है क्योंकि हमने भी 11th-12th में ये नहीं देखा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें बेसिकली सीबीएसई के सिलेबस में है, लेकिन प्रैक्टिकल में आई डोंट थिंक सो आई होप सो मैंने आपको जो डेमो बताया स्क्रीन पे तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, नीचे दिए हुए रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दी हुई घंटी को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आती रहे। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है प्रोसीजर, और यू कैन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ DNA, rDNA technology, or you can say genetic engineering for the production of human insulin. Thank you.